अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंडलीब। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में एक अहम तरीन केस की समाअत हुई। समाअत का हवाला आपके सामने रखेंगे, किस तरह से अटॉर्नी जनरल को वहां माफिया मांगना पड़ी आज कमरा अदालत के अंदर। उनके पास कोई दलील नहीं थी। हाई प्रोफाइल केसेस में हुकूमती मुदाखलत के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का एक सो मोटो चल रहा है, उसमें आज बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई। बहुत सारे इशारे दिए अदलिया ने, बहुत सारी चीजों पर अदलिया ने खबरदार किया। बहुत सारे ऐसे हकायक आज पहली दफा सामने आए जो इससे पहले कौम नहीं जानती थी। किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को खराब करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह हाई प्रोफाइल केसेस का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह सरकारी रिकॉर्ड को चोरी किया जा रहा है। आज जब इस केस की समाअत हुई, शुरू में अटॉर्नी जनरल रोस्ट्रम के ऊपर आए, चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा कि नेब का एक अलग कानून है, ईसीएल का एक अलग कानून है। नेब सिफारिश करता है, कुछ लोगों की लिस्ट जाती है काबीना के अंदर, तो उसके बाद उनका नाम ईसीएल के ऊपर डाला जाता है। जब नेब सिफारिश करता है तो नेब एक माइंड अप्लाई करता है, उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। जब किसी भी मुजरिम का नाम ईसीएल के ऊपर डाला जाता है, किसी मुलजिम को ईसीएल के ऊपर रखना हो तो उसकी वजह होती है। आपने कोई माइंड अप्लाई नहीं किया, आपने इतने ज्यादा लोगों के नाम ईसीएल में से सिर्फ 2 दिन में निकाल दिए, तो क्या ऐसी कयामत आई हुई थी? हम जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। इस पे चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि ईसीएल में क्यों नाम डाला जाता है, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सर, एक खदशा होता है कि मुमकिन है जो कॉन्विक्ट है वो पाकिस्तान छोड़ जाए, वो मुल्क छोड़ जाए। तो इस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि तहकीक के दौरान नेब को किसी भी वक्त उस मुल्जिम की जरूरत पड़ सकती है। बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो अभी जिनके ऊपर तहकीक हो रही है, और इस दौरान ही आपने एकदम 2 दिन के अंदर बहुत सारे नामों को निकाल दिया। और कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके ऊपर इस वक्त केसेस बने हुए हैं, बेशुमार ऐसे केसेस हैं। आपने ऐसा क्यों किया? हम किसी फर्द की बात नहीं कर रहे, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। इस पे चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था एक शख्स को अंदर करने के लिए, लेकिन आपने उसको भी बाहर भेज दिया। आपने तहकीक क्यों नहीं की? हम आपसे पूछना यह चाहते हैं कि आपने जब नाम निकाले थे तो आपने क्या नेब से राय तलब की थी कि आया नेब को कोई एतराज है या नहीं है? नेब का एक स्पेशल कानून है, स्पेशल कानून के तहत पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन के केसेस होते हैं उनको देखा जाता है। यह बहुत संजीदा मामला है। आपको इस लिस्ट को देखना चाहिए था जिसमें अरबों रुपए के केसेस हैं। क्या आपने चेक किया था कि इन लोगों को ईसीएल के ऊपर क्यों डाला गया है? इस पे अटॉर्नी जनरल ने आए बाएं शाएं करने की कोशिश की कि एक पुरानी लिस्ट है सर, जो 2013 से चल रही है। अगर नेब को एतराज होता तो नेब अपना एतराज हमें लिख सकती थी। इस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि हम उनको, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम जमानत दे देते हैं, हम देखते हैं कि उनका केस नहीं बनता, लेकिन इस सब का ईसीएल से क्या ताल्लुक है? बहुत सारे मामलात में अदालत खुद जमानत देती है, लेकिन इस पे जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि आपको केस टू केस देखना चाहिए था। आपने एक लूट सेल लगा दी, जिस तरह 2 रोज के अंदर ईसीएल की एक लिस्ट मुरतब की, उसको हटा दिया, और आगे चल के और भी बहुत सारे इसमें इंकिशाफ हुए। ये बताएं, क्या आपने रिकॉर्ड मंगवाया था? क्या आपने हर फर्द को देखा था कि इसके ऊपर किस नौयत का इल्जाम है? उसके बाद आपने नेब को पूछा था, एफआईए को पूछा था कि आया इन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को कोई इसके ऊपर एतराज है या नहीं है? आपने ऐसा नहीं किया। इस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सर, माजरत, हमने एक एक करके केस नहीं देखा। अब मैं चाहता हूं कि मैं नेब के साथ भी बैठूं, एफआईए के साथ बैठूं, और एक मामला जो है वो इसके एसओपीज बनाए जाएं। मैं सर तस्लीम खम करता हूं। मैं ये भी सोचता हूं कि जो मूवमेंट की फ्रीडम है वो हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। तो इस पे अदलिया ने उनसे कहा कि ये ठीक है, मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हर पाकिस्तानी का हक है, हर पाकिस्तानी को यह हक है वो पाकिस्तान से बाहर जा सकता है, लेकिन कानून को महलूज़े खातिर रखना चाहिए। आपने जो क्राइटेरिया बनाया था इसमें आपने सबको छूट दी। 120 दिन गुजर गए, आपने नाम निकाला, आपने ये ऐसा क्यों किया? और 2 दिन में आपने ये सब प्रोसेस किया। आपने समरी को सर्कुलेशन के जरिए मंजूर किया, 30 में से 15 वुज़रा ने उसकी मंजूरी दी। 22 तारीख को तब्दीलियां की गई कानून के अंदर,
22 तारीख को मीटिंग बुलाई गई, रूल्स तब्दील किए गए और ECL से नाम निकाले गए। आज यहां एक और इंकिशाफ हुआ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिन लोगों के नाम ECL के ऊपर थे उन्होंने ही अपने नाम ECL से निकाल दिए। आप हमें बताएं कि कौन कौन वजीर ऐसा था उस मीटिंग का हिस्सा जिसमें उन लोगों को ECL के उनके नामों को ECL से निकालने का फैसला हुआ। तो बताया गया कि साद रफीक का नाम ECL के ऊपर था और उनके पास लिस्ट नहीं थी, जिस पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उनसे पूछा कि कानून बहुत वाज़ेह है, ये जाती मुफाद का मामला है, हर मिनिस्टर का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, मिनिस्ट्रियल रूल्स होते हैं, कोई भी मिनिस्टर उस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सकता जिसमें वो खुद को मफाद दे, खुद को मुफाद पहुंचाए। जो मिनिस्टर का दफ्तर होता है वो बहुत अहम होता है, हर काबीना प्रपोजल आता है काबीना के सामने और उस प्रपोजल को डिस्कस किया जाता है। लेकिन यहां हुआ ये कि 20 तारीख को नाम ECL से निकाले गए और 22 तारीख को जो है वो रूल्स के अंदर तब्दीली की गई। ये काबीना का मामला है, काबीना पर लाजम है कि कानून को सामने रख के फैसला करे। मिनिस्ट्रियल कोड क्या कहता है कि जाती मफाद के बारे में वजीर मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सकता। उसके बावजूद भी आपके वज़रा उस मीटिंग का हिस्सा बने, उन्होंने खुद को रिलीफ दिया। तमाम वज़रा जिनका नाम ECL के ऊपर था वो इससे खुद को अलग कर सकते थे या ऐसे वज़रा बनाए जा सकते थे जिनका नाम ECL के ऊपर नहीं था और आपने 2 दिन के अंदर जो है वो मामला खत्म कर दिया। 22 तारीख को रूल्स में तरमीम हुई, जबकि ये जो ECL से नाम हटाने की मीटिंग थी ये 20 को ही हो गई थी। 22/4 को जब काबीना की इस पे पूछा अदालत ने कि 22/4 को काबीना की मुलाकात हुई, उसके बाद मुलाकात दोबारा कब हुई, क्या उसमें कुछ सिफारिशात मुरतब हुई थी? इसमें उन्होंने कहा जी कि ये ऐसा नहीं हुआ, उससे पहले ही नाम निकाले जा चुके थे। फिर इस पे जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि आप सफ़ा 30 पर आए, सफ़ा 30 के ऊपर उसकी फाइंडिंग लिखी हुई थी। फिर इस पे अगेन जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप वो नाम ऐसे वज़रा बनाए जा सकते थे काबीना के अंदर, ऐसे लोगों को शामिल किया जा सकता था जिनका नाम ECL के ऊपर ना होता। हमें किसी फर्द से कोई मसला नहीं है, हमें सिस्टम का मामला है, इसको बहुत सीरियसली देखना चाहिए। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको बहुत शफाफ होना चाहिए। अब आप दूसरे नुक्ते पे आए, हम इस वक्त आपके मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करना चाहते क्योंकि इस वक्त कुछ वजीर ऐसे भी हैं, एक वजीर गालिबन उनका इशारा मिफ्ता इस्माइल की तरफ था कि वो अहम मामलात इस वक्त देख रहे हैं, उनको बाहर आने जाने में कोई तरद्दुद ना हो। लेकिन अगर आपने कानून के मुताबिक ये काम ना किया तो फिर हम इसके अंदर भी इंटरवीन करेंगे। इस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि अब जो दूसरा नुक्ता है उसके ऊपर आए कि फर्ज करें अगर आपको कोई इदारा ये लिखता है कि ABC किसी भी नाम को स्टॉप लिस्ट के ऊपर या ECL के ऊपर डाल दें, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप उस इदारे से पूछे बगैर उनके नाम निकाल सकते हैं? ये कानून है, बहुत पहले का मौजूद है, साबका हुकूमत ने भी इसको चलाया। आपके साथ इस वक्त जो इत्तेहादी हैं उससे पहले उनकी हुकूमत थी, उन्होंने भी इसी कानून को अपनाया और हमने सुना है कि आप कानून के अंदर कोई तब्दीली कर रहे हैं। नेब के कानून को आप कैसे तब्दील कर सकते हैं, हम उसको भी देखेंगे। ये आपका काम है, आप इनसे पूछें। बाकी जो एजेंसी है उसके साथ बैठकर कोई SOPs जो है वो बनाए जाएं। इस पे फिर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि अब तीसरे नुक्ते के ऊपर आए कि FIA ने हमें एक रिपोर्ट दी है, आपने कहा कि हमने तब्दीली नहीं की, ना आपने प्रोसिक्यूटर्स को बदला, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ प्रोसिक्यूटर्स को तबादला किया गया है। इस पर चीफ जस्टिस ने जो FIA के जो एडवाइजर थे लीगल, उनसे सवाल किया कि हाई प्रोफाइल केस क्या होता है। तो इस पे उन्होंने बताया कि 1 मिलियन से ऊपर की जो करप्शन होती है वो हाई प्रोफाइल केस होता है। 42 केसेस इस वक्त FIA के पास ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जिनमें से 26 लाहौर में, 2 इस्लामाबाद के अंदर है, 14 केस जो है वो कराची जोन के अंदर है और इन तमाम मुल्ज़मान के नाम ECL के ऊपर थे। इस पे अदालत ने उनसे पूछा कि कितने इनमें लोग शामिल हैं जिनका नाम ECL से हटाया गया और क्या वो अब पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एग्जैक्ट लिस्ट नहीं है, ताहम तकरीबन 21 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेवल किया पाकिस्तान से बाहर। 7 लोग अभी तक पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनमें शर्जील इनाम मेमन भी शामिल हैं, ताहम जो बाकी लोग हैं वो वापस आ गए। अदालत ने कहा कि एक और बहुत बड़ा अलमिया है
پاکستان کا، پاکستان کے عدالتی سسٹم کا. عدالت کو بہت مشکل پیش آتی ہے جب پروسیکیوشن کے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا، جب کیس نیب ایک ایسا کیس بنا کر اس کو سالوں سال چلاتا ہے جہاں ان کے پاس ملزم کو کنوکٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے کے لیے میٹیریل موجود نہیں ہوتا. اس طرح کے کیسز کو عدالت لے کر مت جائیں. اگر میٹیریل نہیں ہے یا آپ کے گواہ جو ہے وہ خاموش ہو گئے تو یہ ہمارا معاملہ ہے. انویسٹیگیشن کی انڈیپینڈنس ہونی چاہیے، ٹرائل شفاف ہونا چاہیے. کل ہمیں اخبار سے یہ پتہ نہ چلے کہ ریکارڈ غائب ہو گیا. نیب کو سوچنا چاہیے اس طرح کے کیسز کو بند کر دیں جن میں آپ کے پاس ریکوائرڈ میٹیریل نہیں ہے جس کی بنیاد پر کسی کو سزا دی جا سکے. ہم نے اپنا سسٹم ٹھیک کرنا ہے. اس وقت ہم 130 نمبر پہ ہیں، ہمارا کرمنل سسٹم 130 نمبر پہ ہے. یہ ایک بہت غلط تاثر ہے. جو بھی انٹرنیشنل رینکنگ جاری ہوتی ہے وہ پرسپشن بیس ہوتی ہے، ڈیٹا بیس نہیں ہوتی. المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہوتا. کسی کو بھی کسی بے گناہ کو جیل کے اندر نہیں بھیجنا چاہیے. اس میں پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. غلط فیصلے ہوتے رہیں گے. جب غلط فیصلے ہوتے ہیں وہ اوپر جا کر اوپر والی عدالتوں میں اپ ہیلڈ ہو جاتے ہیں. 90% ایسے کیس ہے. اور پھر اس پہ ایف آئی اے والوں کو بتایا چیف جسٹس نے، اگر آپ کے اوپر کوئی پریشر ڈال رہا ہے، اگر آپ کے اوپر آپ کے ریکارڈ کو غائب کرنے کے لیے کوئی پریشر ڈال رہا ہے یا کیسز بنانے کے لیے پریشر ڈال رہا ہے، آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کا تحفظ کریں گے. چیئرمین نیب کے بارے میں بات چونکہ ہو رہی تھی نیب کی، تو اس پہ چیف جسٹس نے ضمناً یہ بھی کہا کہ سنا ہے حکومت چیئرمین نیب کا تقرر کر رہی ہے. چیئرمین نیب کے بارے میں حکومت کو احتیاط سے کام لینا چاہیے. ہماری اس کے اوپر گہری نظر ہے. ہماری حکومت سے توقعات ہیں کہ ایک شفاف بندے کو چیئرمین نیب لگانا چاہیے. ایسا نہ ہو ماضی کی طرح. اس پہ چیف جسٹس نے کہا، اٹارنی جنرل صاحب میری مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے میں یہ کیا بات کر رہا ہوں. ایسا نہ ہو ماضی کی طرح باہر سے کسی بندے کو لایا جائے اور چیئرمین نیب تعینات کیا جائے. 14 تاریخ تک اس کیس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے. آج یہ بڑی زبردست آج ججز کے ریمارکس تھے اس کیس کے اندر اور بالکل باؤنڈ کیا، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ ججز بہت کنسرنڈ ہیں ان کیسز کے حوالے سے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.